नमस्कार मित्रों, मैं विनय ठाकुर स्त्रीकाल यूट्यूब लाइव चैनल की तरफ से आप सबके सामने हूँ। आप क्या हमारी बात सुन पा रहे हैं? तो हम बात आगे करें। आप हमारा ये कार्यक्रम फेसबुक पर भी देख सकते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए स्त्रीकाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अगर हमारी बात सुन पा रहे हैं तो हम बात आगे करते हैं। आज हमारे साथ एक मशहूर फिल्मकार जिन्होंने आदिवासी समाज की कथाओं को अपने कैमरे के जरिए समेटा है, श्री प्रकाश जी। काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है और हम उनके साथ बातचीत करेंगे। नमस्कार श्री प्रकाश जी। जी नमस्कार और झारखंडी जोहार आपको भी जोहार। श्री प्रकाश जी, हम लोग जिस युग में जी रहे हैं उसे हम एज ऑफ नैरेटिव या एज ऑफ मल्टीकल्चरिज्म भी कहते हैं। इस युग में संस्कृतियां पास पास आई हैं, इस क्रम में उनका आपसी संवाद भी हुआ है और संघर्ष भी हुआ। संघर्ष अपने आप को मुख्य धारा से परे धकेल दिए जाने से बचने के लिए, और आपने जो अपने कैमरे के जरिए से इन ब्योरों को, इन नैरेटिव्स को समेटा है, आपकी यात्रा के बारे में हम लोग बात वहाँ से शुरुआत करेंगे। आम तौर पे जैसा आपके बारे में जानकारी, आप विज्ञान के क्षेत्र से आते हैं, आपकी पढ़ाई विज्ञान में आपने ग्रेजुएशन किया है। आमतौर पे विज्ञान के विद्यार्थी डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं। फिर आप कैसे एक फिल्मकार बनने की तरफ और फिल्मकार से आगे एक्टिविस्ट बनने की तरफ मुखातिब हुए? आप अपनी इस सृजन यात्रा के बारे में कुछ हम लोग को बताएं। जी, मेरा जन्म झारखंड के रांची जिले में मुख्य शहर से 50 किलोमीटर दूर चतरा हजारीबाग का जो बॉर्डर है उस इलाके में हुआ। और मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई भी फिल्म सिनेमा से कहीं से कोई जुड़े नहीं थे। तो ये मेरे ग्रेजुएशन का समय था और उस वक्त झारखंड आंदोलन बहुत ही तेज रूप ले रखा था। ये मिड 80s की बातचीत है। तो मुझे ये लगा कि जो हमारे अगल बगल जो चीजें गुजर रही थी वो काफी तकलीफ दे थी। उसकी खबर कहीं मुख्य धारा के समाचार पत्रों में या कहीं डिबेट डिस्कशन नहीं हो रहा था, जिसका जिक्र आपने किया कि मुख्य धारा के अंदर में इसका जिक्र नहीं हो रहा था। और ये वही समय था कि 82 में एशियाड आया था, कलर टीवी आया था और घर घरों में टेलीविजन पहुंच गया था। तो एक नए किस्म का माध्यम संवाद के लिए आ रहा था। जो सिनेमा जो पहले मास मीडियम था, मास इंटरटेनमेंट का मीडियम था, टेलीविजन वो उसकी जगह ले रहा था। तो मुझे ये लगा कि चूंकि झारखंड के ग्रामीण अंचलों में या झारखंड में जो भी चीजें हो रही हैं मुख्य धारा को पता नहीं है, यानी जो बड़े बड़े लोग हैं या जो नीति निर्धारक हैं उनको नहीं पता है, इसलिए शायद ये सारी चीजें हो रही हैं। और एक घटना का जिक्र मैं करना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी और मैं उस वक्त शहर में था और दोपहर का समय था, मैं खाना वाना खा रहा था लॉज पे। तो वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और उस वक्त के राजीव गांधी जी ने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो चीजें छोटी मोटी हिलती हैं। और आप हैरान होंगे कि हमारे शहर में कहीं से भी कोई दंगा नहीं हो रहा था तब तक, लेकिन इस बात के होने के तुरंत बाद ही पूरे शहर में शाम होते होते धुआं उठने लगा और आर्सन और आगजनी वगैरह होना शुरू हुई। तब मुझे समझ में आया कि ये कितना पावरफुल मीडियम है।
तो वहां से मेरी जिज्ञासा शुरू हुई कि मुझे फिल्म बनाना है। मैं किसी भी फिल्म इंस्टीट्यूट या किसी फिल्म स्कूल का मैं कभी रहा नहीं, और मेरा ये पागलपन था कि मुझे करना है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद मैं दिल्ली गया, और उस वक्त तक ये थैंक्स टू कंट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म कि उनका जो वो जो डिजिटल कैमरा, ये बीटा कैमरा और दूसरे प्रोफेशनल कैमरे उस वक्त जो हुआ करते थे, उन कैमरों के बदले में कैमकॉर्डर आया था जो घर घरों में लोग खरीद रहे थे और अपने घरों के वेडिंग्स या इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे थे। उन कैमरों से वो फिल्में बना रहे थे। और साथ में बताता चलूं कि ये वही समय था जब आनंद पटवर्धन, बम्बई हमारा शहर, और तपन बोस जो अखोड़वा कांड पे भागलपुर के जो कांड हुआ था उस पर वो फिल्में बना रहे थे, मगर वो सब सेलुलाइट पर था। तो उस वक्त जो कुछ लोग मिले थे मुझे, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको अपनी कहानी बनानी है तो आपको सेलुलाइट पे काम करना पड़ेगा, इसके अलावा आप कैसे बना सकेंगे। तो ये जो कैमकॉर्डर आया था, इसने मुझे एक रास्ता दिखाया कि ठीक है, क्वालिटी नहीं होगी, दूरदर्शन में नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन हमारी कहानी है, हमारे गांव की कहानी है, हमारे लोगों के दुख की कहानी है, तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो मैं दिल्ली गया और वहाँ मैंने कुछ लोगों से संपर्क किया, और फिर वापस अपने शहर में आया, और यहाँ पर मैंने वीसीआर वगैरह जो हुआ करती थी, मेरे ख्याल से आपको याद होगा, फुनाई और पैनासोनिक वीसीआर वगैरह हुआ करते थे। तो मैंने वो उसको उस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश शुरू की, और अपने शहर में एक वर्कशॉप खोला, और मैं वीसीआर वगैरह को मरम्मत करने लगा। और वहां से मैंने पैसा इकट्ठा किया, और पैसा इकट्ठा होने के बाद में फिर मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे में एक स्मगलर से परिचय हुआ या अमल करके फिर मैं वो कैमरा खरीदा, और कैमरा खरीद के मैं वापस आया। वापस आने के बाद फिर दिल्ली में एक संस्था थी जिसका नाम था सैंडिट, उनके साथ जुड़ करके एक वर्कशॉप था। उस वर्कशॉप में मैंने पहली वर्कशॉप फिल्म बनाई थी। उस फिल्म का नाम था ससंदीरी, और वो ससंदीरी बोल करके फिल्म का विषय था कि झारखंड मूवमेंट क्यों। अब वो वर्कशॉप फिल्म थी, और यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, जिसमें एक जुनून था मेरे पास कि हमें कहानी कहनी है। तो मैंने यहाँ से चीजें शुरू की। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। जो आपकी बात सुन के मुझे एक बात जो याद आई कि आपका मुख्य जोर कथ्य पर था, कंटेंट पर था। तकनीक आपने बाद में पकड़ करके उसको सुधार, माने जैसे वॉल्ट हिटमैन के बारे में कही जाती है कि हर कथ्य जो है अपना शिल्प अपने आप ढूंढ लेता। तो आपने जो ये जो न्यू डिजिटल मीडिया जो है, जिसका चरित्र जो है पुराने ओल्ड मीडिया से काफी अलग है, और ये जो वाचिक परंपरा वाले जो समाज है उनको किस तरह मदद करता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो मीडियम का, हर मीडियम का एक अपना कैरेक्टर होता है। जैसे प्रिंट जब आया तो उसने वाचिक परंपरा वाले समाजों को थोड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है मानक या स्टैंडर्डाइज करने के इसमें लीनियर लॉजिक से छट गई, और उसकी समृद्धि, जो सांस्कृतिक समृद्धि थी, उसको नुकसान हुआ। तो ये जो न्यू मीडिया, आपने कैसे इसको वाचिक परंपरा वाले जो आदिवासी समुदाय हैं, जिसमें इतनी समृद्धि है भाषा की, परंपरा की और परिवेश की, उसको कैसे समेटने में आपने इस्तेमाल किया और कैसे मदद मिली? जी, सच कहूं तो मैं साइंस का विद्यार्थी था। मेरे उस वक्त तक मेरे समझ में इतना कुछ भी नहीं था, और मेरा परिवार जो था वो उतना पॉलिटिकल भी अवेयर नहीं था कि कौन सा समाजवाद क्या होता है, मार्क्सवाद क्या होता है, राइट विंग क्या होता है, दक्षिण पंथ क्या होता है, इसकी कुछ जानकारी नहीं थी। मगर मुझे ये लग रहा था कि हमारे इलाके के अंदर में खासतौर से 70 और 80 के दशक में फायरिंग हो रही थी, बड़े डैम बनाने की कोशिश हो रही थी, लैंड एक्विजिशन हो रहा था, पुलिस फायरिंग हुई थी। सिंहभूम के पूरे इलाके में पिछले एक दशकों में इतनी फायरिंग हुई कि ये सब कुछ कहीं सुनने को नहीं मिल रहा था। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मुझे लगा कि लोगों को पता नहीं है, इसीलिए ये कहानी मुझे एक नए मीडियम से बनानी है, क्योंकि जब पहली बार छपे हुए शब्द आए
तो लोगों को लगा कि छपा हुआ शब्द ही सही है, यानी जो शब्द छप गया अखबार में, उसी तरीके से जो इमेज इस मीडियम में आ गई वो सच है। तो ये जो मैंने आपको इंदिरा गांधी जी की हत्या के बारे में बताया था आपको, तो उसमें मुझे ये लगा कि अगर मैं उन इलाकों में जाऊं और वहां की कहानियों को सुनाऊं लोगों को, तो शायद चीजें बदलेंगी। लेकिन 10 साल के बाद मुझे ये समझ में आया कि मैं गलतफहमी में था, ये मेरा रोमांटिसिज्म था, क्योंकि मैंने ये पाया कि लोगों को पता था। जैसे अखबारों में जो उस वक्त पटना से अखबार छपा करते थे, तो वो लिखते थे कि हाँ वहां पर आंदोलन हुआ, वहां पर बहुत सारे लोग आए, वहां पर ये नेता ने बोला, इन्होंने ये बोला, ये बोला, मगर वो क्या बोले इसके बारे में वो नहीं बोलते थे। तो उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि आप सोए हुए आदमी को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का ढोंग करता हो उसको आप कभी नहीं जगा सकते। तो ये मुझे समझ 10 सालों के बाद में आया, और उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि जिन समुदायों के साथ मैं काम कर रहा हूं वो और मुख्य धारा के लोगों के बीच में जो संवाद है उसमें बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि वो पूरा का पूरा ओरल ट्रेडिशन का हिस्सा है। उनके जो उन्होंने जो कह दिया, एक मुंडारी में कहावत है, हारे दो हाँ और कारे दो का, मतलब अगर आपने हाँ बोल दिया तो हाँ का मतलब हाँ है, और एक बार अगर ना बोल दिया तो वो फिर ना है। इस परंपरा के लोग थे। और जबकि ये जो तथाकथित मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, उस मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर में आप देखेंगे कि लोग लिखते हैं, रजिस्टर करते हैं, यानी लिखी हुई बात पर भी भरोसा नहीं है, 4 गवाह आप लेकर के मुकर सकते हैं जी। तो ये जो चीज थी, लिखी हुई, बल्कि कई बार लिखी हुई बात को भी जो ये इनके इन प्रकारेण उससे मुकरने की कोशिश करते हैं, जो जिसका पीड़ित आदिवासी समुदाय हुआ है। बिल्कुल। और इसका मैंने उदाहरण देखा कि 1993-94 में नेतरहाट, जो उस वक्त का पलामू जिला था, वहां पर आर्मी एक बहुत बड़ा इलाका एक्वायर करने जा रही थी आर्टिलरी फायरिंग रेंज के लिए। शायद उस वक्त बफोर्स आया था और बफोर्स को टेस्ट करना था, और उसके लिए उनको कम से कम 40 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए था। तो उसके लिए वो बहुत बड़ा इलाका ले रहे थे। और आपको पता ही होगा कि नेतरहाट का जो पूरा जंगल है, सतपुड़ा का जंगल, वो पूरा लस ग्रीन एरिया है, और वहां पर उरांव आदिवासी और दूसरे प्रिमिटिव ट्राइब्स जो हैं वो सारे रहते हैं, और उनका विस्थापन होने वाला था। और नेहरूवियन डेवलपमेंट के कारण जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, उसकी बात सब लोगों को पता थी, और लोग ये कह रहे थे हमें नहीं विस्थापित होना है, और ये आंदोलन चल रहा था। तो इसी वक्त मैं पहली वाली फिल्म के दौरान में ही मैं रांची के एक्टिविस्ट लोगों से मिला। उसमें बिजू मेघनाथ वगैरह थे। बिजू टोपो जो है वो सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ रहे थे, सुनील, बिजू, इस तरीके के लोग। फिर मैं उनके साथ हो लिया, क्योंकि ये बिजू के ही गांव का इलाका था। तो यहां जब मैं गया तो मैंने देखा कि उनके जो तरीके हैं, उनके तरीके थे कि वो गांव में अगर लोगों को इकट्ठा करना है तो वो नगाड़ा बजाते थे। नगाड़ा बजा करके एक गांव से दूसरे गांव तक संवाद भेजते थे। दूसरी तरफ में वो हर शनिवार और इतवार के दिन में वो नया पत्ता हर गांव में लगाते थे, और ये नया पत्ता ये सिंबल बताता था कि इन गांवों में विरोध चल रहा है। उसके बाद मैंने ये जो देखा कि उनके जो गाने थे, उनके गानों के अंदर से वो अपने आप को एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। उसमें एक बहुत ही फेमस गाना है जो मुझे आज भी याद है, और मुझे दिल को छूता है, और मुझे लगता है कि ये रिसर्च का मुद्दा है और ये हमें समझना चाहिए। उसमें गाना है जो कुड़ुक में है, ओहरे नागापुरी इकातर कादर इंदरगे राजिन सुना नांदर, यानी इतना सुंदर इलाके को छोड़ करके तुम क्यों इसको जा रहे हो। और पूरा अंतरा जो मैंने पूरे फिल्म के अंदर में यूज किया, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि तुम्हारा हिस्ट्री है कि तुम रोहतासगढ़ से तुम भगाए गए हो, उससे दूर से भी तुम भगाए गए हो, तुम बाहर क्यों जाओगे, यहीं रुको। और ये गाना लगभग पूरे आंदोलन के अंदर में जैसे उनका एक उनका जो मुख्य गीत बन के आया, और वो पूरे गाने वो गाते थे। आप अंदाजा लगाइए, 30,000 40,000 लोग जंगल के बीच में हैं और निहत्थे हैं, और दूसरी तरफ में
आर्मी है, और इन दोनों के बीच में आप एक गाना गा रहे हैं और वो 20,000 30,000 लोग एक साथ एक स्वर में गा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही मतलब अद्भुत समय था, और मुझे लगा कि हाँ, मुझे इन मुद्दों पे ही काम करना चाहिए। और वो फिल्म बनी, वो फिल्म बनी और वो फिल्म कारगर हुई। और इसका कारगर तभी होता है कि जब शासक वर्ग जो है वो इस पर बुरे तरीके से अटैक करे। तो पटना से एक अंग्रेजी तथाकथित राष्ट्रीय अखबार था, उसने फुल पेज दिया, ऑल स्मोक विदाउट गन, और उसका बॉक्स आइटम था प्रोपेगेंडा लाइज इन वीडियो टेप। और उसमें उन्होंने, उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, एंटी पाकिस्तान चले जाओ या पाकिस्तान नहीं था, वो कह रहे थे अमेरिकन एजेंट है, चर्च के एजेंट है, CIA के एजेंट है। तो मैं फिर उनको उस अखबार को प्रेस काउंसिल पर लेके गया और उनको माफी मंगवाया, और उन्होंने अपना कोरिजेंडम माफीनामा छापा उस पर। तो यहां से मेरी बातचीत शुरू हुई, और मैंने उस समाज को देखा जिसने विकास की बलिवेदी पर सिर्फ उनको चढ़ाया गया, मगर विकास के फल उनको नहीं मिले, और उनकी बात उन दिनों में कहने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है। और जो विस्थापन हुआ था पिछले आजादी के बाद और आजादी से पहले, कोयले खदानों से, बड़े डैम के निर्माण से, बड़े कारखानों से, उनमें से जितने भी लोग विस्थापित किए गए, क्योंकि शुरू शुरू में तो उन्होंने, नेहरू ने जब बोला कि हाँ भाई, देश के विकास के लिए आपको कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, और आपको याद होगा कि DVC का जो मैथन का जो डैम था, उसमें उन्होंने उस संथाल महिला को फूल माला पहना दिया था और कहा था ये तुम्हारा है डैम, तुम इसको शुरू करो। और दुर्भाग्य उस महिला का ये हुआ कि वो, उस महिला की शादी नहीं हुई, क्योंकि ये परंपरा में था कि कोई अगर किसी को माला पहना देता है तो उसकी शादी हो जाती है। तो ये था, मतलब मुख्य धारा और भारत का जो आदिवासी समाज है उनके बीच कितना बड़ा गैप था, आप ये समझ सकते हैं। तो जो आपने कहा कि जो ओरल ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को मैंने बहुत नजदीक से महसूस किया, मगर मेरे पास उतनी समझ नहीं थी उस वक्त। मैं आज मुड़ के वापस देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें थी जो मुख्य धारा में कहीं नहीं थी, जिसकी वजह से मैं उनके साथ जुड़ा और उनकी इन बातों को कहने की कोशिश की। आपने सही कहा कि कैसे गीत प्रतिरोध का इतना सशक्त माध्यम बनता है, खास करके जब सामूहिक वो क्रिया होती है। मुझे वंदना शिवा की याद आ रही है कि वंदना शिवा ने एक जगह लिखा है, जब उन्होंने बीज सत्याग्रह शुरू किया है, तो कि कैसे उन्होंने बीज को चरखे के समानांतर चुना। गांधी जी ने चरखे जैसे एक निर्जीव वस्तु को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक जीवन प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया। ऐसे जो ये गीत और इन सब के ऊपर शोध होना चाहिए। और बहुत सारी बातें, जैसे आपने कहा कि मुख्य धारा को नहीं पता होता है, जैसे बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि जैसे आम हिंदुओं के लिए गंगा बहुत पवित्र है, वैसे ही संथालों के लिए दामोदर बहुत पवित्र है। जब तक उनकी अस्थियां दामोदर में नहीं जाती, वो मुक्ति नहीं मानते हैं। और वो जो एक लुभावना नारा विकास का दिया गया, उससे हकीकत कितनी अलग है। पर जो एक बात जो सबसे ज्यादा मुझे आप के संघर्ष में वो याद आता है कि जब भी आप सत्ता द्वारा स्थापित जो नैरेटिव्स होते हैं, उसके जब आप समानांतर या प्रतिरोध में कोई नैरेटिव्स खड़ा करते हैं, तो सबसे पहले सत्ता आपकी विश्वसनीयता को, जो आपने कहा कि आपको CIA एजेंट, पाकिस्तान, चर्च और ये सब की बात के समय में आपने इन सारी चीजों से लड़ने के लिए कैसे सामग्रियां जुटाई, कैसे लोग आपसे जुड़े, क्योंकि आपने बहुत कठिन विषयों पे लंबी लड़ाई लड़ी। जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और खासतौर से अभी जो नौजवान युवा साथी जो हैं वो कैमरे के साथ में इक्विप्ड हैं, क्योंकि अब मोबाइल कैमरा भी उनके हाथ पे है, और DSLR जैसे कैमरे हैं, ड्रोन वगैरह कैमरा लेकर के वो मुद्दों पर फिल्म बना सकते हैं। तो मैं उनको मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि अगर आप दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकते हैं जब आपके साथ वहां की जनता आपके साथ हो। जनता के बिना आप रॉबिन हुड बन के आप नहीं कुछ काम कर सकते हैं। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि झारखंड संघर्षों की धरती है, यहाँ परंपरा है, यहाँ पर श्रृंखला है।
कोल विद्रोह हो रहा है 1832 में, 1755 में आपका संथाल विद्रोह हो रहा है 1855 में, और सरदारी लड़ाई हो रही है। उसके बाद बिरसा मुंडा की लड़ाई हो रही है। उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा जो है वो संसद में आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जब बिहार बनता है तो वो प्रमुख विपक्षी पार्टी बनते हैं, और उस पूरी जो विरोध की जो ताकत है उसको डाइल्यूट करने के लिए उस वक्त की सत्ता हर तरह का इस्तेमाल करती है, जिसमें जहानारा जैसी महिला को भी लाया जाता है और कांग्रेस में झारखंड पार्टी को समर्ज करा दिया जाता है। लेकिन झारखंड मूवमेंट वहां पर भी उससे भी आगे निकलता है, और जैसे जयपाल सिंह की लड़ाई मध्यम पड़ती है तो बिरसा सेवा दल आता है, एचईसी बन रहा होता है, देते हैं। बिरसा सेवा दल का प्रभाव कम होता है तो फिर शिबू सोरेन आते हैं और वो एक लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर आजसू आता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई आइसोलेशन में काम कर रहा था, ये पूरा एक एक प्रवाह था समय का, जिस प्रवाह पर मैं उस राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर, राइट टाइम पर एक कैमरे लेकर वो समझ पाता था। तो लेकिन ये करते हैं, किसी एक को टारगेट करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि यही बदमाशी कर रहा है। तो वो जो पूरा पहली वाली फिल्म के अंदर में उन्होंने प्रोपेगेंडा लाइज इन वीडियो टेप में उन्होंने सिनेमा को बताया, और बाकी उतनी बड़ी हजारों हजार जनता को तो आप सीआईए के एजेंट तो नहीं बता सकते हो। तो आपने ऐसा ही किया। उसी तरीके से जब मैंने कोयलकारो पर फिल्म की, कोयलकारो का जो मूवमेंट है वो नर्मदा से पहले का है, और मेधा पाटकर जब यहाँ आई थी तो उन्होंने बोला था कि वो इंस्पायर हुई है इस मूवमेंट से। नर्मदा तो बन गया लेकिन कोयलकारो आज भी नहीं बना। 8 लोगों की शहादत हुई 2001 में, फिर भी वो आंदोलन पीछे नहीं पड़ा। तो ये संघर्षों की धरती थी और मैं उस जगह पर खड़ा रहा। लेकिन जहां पर जनता कम थी, जहां संख्या कम थी, और तब उस जगह पर स्टेट जो है या जो सत्ता है वो आपके ऊपर में हावी हो जाती है। तो ये मैंने महसूस किया जादूगोड़ा में, जहां पर यूरेनियम के खनन पर मैंने 3 साल तक काम किया। 3 साल तक जब काम किया तो तब वहां पर मुझे समझ में आया कि ये किस तरीके से दबाव डालते हैं। मैं तो फिर भी रांची शहर में रहता था, वहां के जो साथी थे उन लोगों के ऊपर में इंटेलिजेंस का, पुलिस का किस तरीके का दबाव रहता है वो मैंने पिछले 20-25 सालों से मैं महसूस करता रहा। और उन्होंने एक बार पुलिस ने हमें डिटेन कर लिया और तब अखबारों में छपा कि हाँ 3 लोग जो है वो आए, फोटो खींच रहे थे, विदेशी हैं और ये है। उस वक्त है सो स्मगलिंग का भी चक्कर चल रहा था। और आपको याद होगा कि 1998 में पहली बार वाजपेयी की सरकार में पोखरण का टेस्ट हुआ था, और उस टेस्ट के बाद में एक तरीके का पागलपन, उन्माद था। जैसे लग रहा था कि हम दिवाली मना रहे हैं, कि हमने कोई बम बना लिया है, अब तो हम जाकर के पाकिस्तान को उड़ा देंगे और हम तो अब दादा बन गए, बहुत सुपर पावर हो गए। और उस दौरान में जब मैं वो फिल्म बना करके आया था तो उस वक्त की जो परिस्थितियां थी वो सच में बहुत डिफिकल्ट थी। मगर मैं कह सकता हूं कि हमारे जो कॉमरेड्स थे, हमारे जो साथी थे संघर्ष में, वो और एक इंटरनेशनल सॉलिडारिटी जो थी उसने हम लोगों को अभी तक बचा के रखा। क्योंकि बाकी सारे आंदोलनों पर जो एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट है उनके ऊपर में बहुत दबाव डाला गया, बहुत बहुत बुरे तरीके से दबाव डाला गया। उनकी एफसीआरए कैंसिल वगैरह की गई। हम लोग जन आंदोलन थे तो हम लोगों के ऊपर में वो कुछ कर ही नहीं पाए, वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाए। तो स्टेट ने हर तरीके से रोका। और इसका जो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब आप काम करने के लिए निकलते हैं तो आपके इक्विपमेंट को तोड़ा जाता है। तो एक बार ऐसा भी हुआ कि फिजिकली अटैक किया गया, मतलब मारने की भी कोशिश की गई और लकीली मैं बच गया। तो इस तरह की घटनाएं घटी। मगर सबसे जो दुखद बात यह है
कि फिनेंशियली आपको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। सबसे बड़ी दुख की बात मैं अपने 25-30 सालों के अंदर में मैं कह सकता हूं कि थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, 2000 के बाद में झारखंड नामधारी पार्टियों की सरकारें बनी, मगर एक पैसे की भी कोई मदद नहीं मिली। जबकि मेरी फिल्मों ने डॉक्यूमेंट्री में इंटरनेशनल अवार्ड पहली बार लाया। डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में इंटरनेशनल अवार्ड लाया। मेरे पास मेरी फिल्मों के 9 इंटरनेशनल अवार्ड हैं। मेरी फिल्म को पहला झारखंड के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला राष्ट्रपति के द्वारा। सादरी में, नागपुरी में मैंने फिक्शन फिल्म बनाई जो सिनेमा घरों में चली, उसको बर्लिन में अवार्ड मिला। लेकिन आज तक स्टेट की तरफ से कोई प्रोत्साहन, कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो देखिए, आप फिजिकली आपको जेल में डाला जा सकता है, आप बच सकते हैं, आपके इक्विपमेंट तोड़े जा सकते हैं, मगर आप इकोनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट न मिले। तो ये सबसे बुरी स्थिति हुई, खासतौर से इस मीडियम में। अगर आप काम करते हैं तो आपको फिजिकली अगर वो आपको एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं तो आपको इकोनॉमिकली आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये आपने सबसे जो मुद्दा उठाया जादूगोड़ा का, तो मैंने वहाँ कई साथियों को देखा है कि जादूगोड़ा के इलाके में कई तरह के शोषण है। अगर आपको याद होगा कि हाल में वहाँ राज चिट फंड स्कैम हुआ था और उसके तार जो है यूसीएल से भी जुड़े थे, और उस मुद्दे को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ठीक से नहीं उठाया। आदिवासियों की जमीनें जो लोग पौने पौने दाम में ले रहे हैं, उनको ये एक आश्वासन देते हैं कि भाई यहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी और आपको करेंगे। मेरा ये कहना है कि जब ये आप स्थानीय स्तर पर जब संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष को ले जाकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाते हैं, तो ये जो बातचीत जो होती है उसमें कितना फर्क आता है और कितना इनरिचमेंट होता है आपका वहां जब आप विदेशों से लौट करके आए, तो आपके देखने के नजरिए में क्या फर्क पड़ा? देखिए, मैंने झारखंड में यहाँ के इतिहास, यहाँ की संस्कृति और यहाँ पर जो विस्थापन का मुद्दा जो था, उस पर मैंने काफी लंबे समय तक काम किया। मैंने नेतरहाट में, जैसे मैंने बताया आपको, वो डिस्प्लेसमेंट का मुद्दा था, फिर कोयलकारों का मुद्दा था, फिर कोल माइंस जो नॉर्थ करनपुरा और साउथ करनपुरा और धनबाद बोकारो के इलाके में था, मैंने उस पर काम किया और मैंने बहुत सारी चीजों को नजदीक से देखा। मगर जो यूरेनियम माइंस, यूरेनियम का जो मुद्दा है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और बाकी जगहों पर आप किसी भी तरीके से रजिस्ट कर सकते हैं और रोक सकते हैं, मगर यूरेनियम जैसा मुद्दा, आपको पता ही होगा कि हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में है जहां एक तरफ में पाकिस्तान है, दूसरी तरफ में चाइना है, तीसरी तरफ में ईरान है, और ये बहुत ही बुरे परिस्थितियों में हम हैं। और यहाँ पर अगर आप सही कह रहे हैं कि जब स्टेट को किसी को बिल्कुल ही रोकना होता है तो वो उस चीज को स्ट्रेटेजिक करार दे देती है कि ये जो है मिनरल स्ट्रेटेजिक मिनरल है, ये रिसोर्स स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है। तो ऐसी हालत यूरेनियम के साथ हो जाती कि यूरेनियम हमारा स्ट्रेटेजिक मिनरल है, तो हमको किसी भी कीमत पे, चाहे उसका कंसंट्रेशन कितना भी कम हो, चाहे वो इकोनॉमिकली वायबल हो या ना हो, चाहे हमको स्थानीय समुदाय का कितना भी दमन करना पड़े, स्टेट उसको एक्वायर करना चाहती है। उस जगह जो प्रतिरोध में आपको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बहुत सख्त जरूरत होती है, जो आपको उसके तकनीकी पहलू से, उसके इकोनॉमिक वायबिलिटी से, उसके अन्य विकल्पों से आपको, क्योंकि जो बड़ी लड़ाई होती है एक्टिविस्ट की वो ये होती है कि जब वो सत्ता के साथ बात करें फेस टू फेस, तो वो अपनी बात पुख्तगी के साथ, तथ्यों के साथ रख सके। तो ये जो तथ्य हासिल करने की जो लड़ाई है, वो उसमें आप अपना अनुभव बांटे कि आपको कितनी मुश्किलें आई और
कैसे आपने इस बाधा को पार किया? जी, जब मैंने ये 2 फ़िल्में बनाई नेतरहाट और कोयलकारों के ऊपर में, और उसके बाद स्थानीय स्तर पर और जो भी मुद्दे थे उन पे मैं फ़िल्में बना रहा था, तो हमारे साथी जो थे जादूगोड़ा में, वो मेरे बारे में और मेरी फ़िल्मों को वो देख चुके थे। तो किसी एक मीटिंग में वो मुझसे मिले और उन्होंने बोला कि आप हमारे यहाँ पर भी आइए और आप हमारे यहाँ फ़िल्म बनाइए। और ये समय था 1996 का 27 जनवरी। 27 जनवरी को 30 घर, जो चाटीकोचा नाम का गांव था, उसमें उन्होंने डिमोलिश किया था। यूसीआईएल ने, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने डिमोलिश किया था उसको, और लोग बहुत गुस्से में थे और वो चाह रहे थे कि उनकी कहानी बताई जाए। तो मैं पहली बार वहां गया, तो मैं एक साइंस का स्टूडेंट था, तो मुझे इतना पता था कि मैं अल्फा बीटा गामा कुछ होता है और इसका कुछ इम्पैक्ट होता है, बस इसके अलावा मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी। तो फिर मैं ढूंढने लगा कि आखिर इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी। तो मुझे कुछ फिल्में मिली, जिसमें एक फिल्म थी हाफ लाइफ। ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर हैं, अब नहीं रहे वो, मेरे पसंदीदा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं डेनिस ओरूर की। उनकी फिल्म हाफ लाइफ मिली थी, जो पैसिफिक आइलैंड में अमेरिका ने जो ब्रावो हाइड्रोजन बम को का जो टेस्ट किया था, उसका इम्पैक्ट वहां के जो बिकिनी और दूसरी वो फिल्म। तो वो फिल्म मिली, और एक कनेडियन फिल्म बोर्ड की फिल्म थी यूरेनियम। वो दोनों फिल्में मैंने देखी। उनको देखने के बाद मैं इन फिल्मों को जादूगोड़ा के गांव में ले जाकर के मैं दिखाना शुरू किया। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हम लोगों ने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई थी, हम लोग फिल्में गांव गांव में ले जाकर के वापस दिखा भी रहे थे। तो वीसीआर जनरेटर और टेलीविजन का सेट लेकर के एक रात किसी एक गांव में दिखाते थे, उसके बाद 5 किलोमीटर के बाद फिर दूसरी रात हम उस तरीके से दिखाया करते थे। तो हमें फिल्मों के दिखाने का अनुभव था, तो ये सारी चीजें हम उसमें जादूगोड़ा के गांव में दिखा रहे थे। तो जैसे दिखाया तो बोले इस तरह की बीमारी तो उस गांव में है। जो फिल्में थी यूरेनियम से संबंधित, जो कनेडियन फिल्म थी और पैसिफिक आइलैंड की फिल्म थी, उन फिल्मों को जैसे दिखाया तो गांव के लोग बोले कि इस तरीके की बीमारी तो हमारे उस गांव में है। तो मुझे इस तरीके से पता चला कि यहाँ जो गांव में एक खास किस्म की बीमारियां हैं, जो बीमारियां विश्व के दूसरे इलाकों में जहां पर भी यूरेनियम या रेडिएशन से संबंधित लोग हैं, उनको उनके साथ इस तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं अल्फा बीटा गामा या मैं टेक्निकल एस्पेक्ट पर अगर मैं बात करूंगा, तो एक तरफ में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, जहां पर भारत सरकार अकूत पैसा डालती है, जिसका जो पैसा का हिसाब संसद में भी नहीं दिया जाता, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है वो सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल है। तो इन परिस्थितियों में मुझे ये समझ में आया कि मैं अगर उनके टेक्निकल सवालों का अगर मैं जवाब दूं, तो मैं पूरे जीवन में नहीं जवाब दे सकता, क्योंकि वो साइंटिस्ट हैं, वो बताएंगे इतना रैम, इतना रैड और इतना बिक्वरल हुआ है, यहाँ बैकग्राउंड रेडिएशन ये है। तो मुझे ये समझ में आया कि जो ओरल ट्रेडिशन है इनकी, मैं उसी ट्रेडिशन को पकड़ के इनको इनके ही सवालों से मैं घेरूं और इनसे पूछूं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया, और उन डॉक्यूमेंटेशन में एक जगह पर एक हमारा बंदा बोलता है कि देखिए, हम जब खेतों में जब काम करने के लिए जाते हैं और वो जो यूरेनियम के पत्थर जो है उनसे अगर हमारा पाँव कट जाता है तो वो घाव जल्दी भरता नहीं है। हाँ, एक उसने ये बोला। दूसरे ने बोला कि देखो, पहले हमारे फल जो थे, फलों के बीज जो थे वो बहुत सामान्य होते थे, अब जो हो रहे हैं वो विकृत हो रहे हैं। और इस तरीके के जो अनुभव थे, वो अनुभवों को मैंने डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, और जो जो विक्टिम थे उनको मैंने डॉक्यूमेंट किया। और आपको आज तो बहुत आसानी से हम बोल पा रहे हैं, उस जमाने में वहां पर रेडिएशन के बारे में कोई बोल ही नहीं सकता था। जो भी बोलता था उसको वो बोलते थे तुम एंटी नेशनल हो, या तुम देश के खिलाफ बात कर रहे हो। और पाकिस्तान के साथ में जो घटनाएं घटी थी, आपको पता भी होगा कि कारगिल वगैरह सब कुछ हो रहा था उसी दौरान पे। तो वो डॉक्यूमेंटेशन मैंने 3 साल तक किया, और 3 साल तक करने के बाद फिर मैं दिल्ली में जो हमारे कुछ साथी हैं, एक एडिटर है यूसुफ, उनके साथ मिलकर के मैंने ये फिल्म वो फिल्म बनी 1999 में, और मुझे पहला अवार्ड मिला फिल्म साउथ एशिया में, काठमांडू में, दिसंबर के महीने में। पहला
अवार्ड मिला। और उसके बाद ये खबर रांची के अखबारों में छप गई। तो जब रांची के अखबारों में छप गई तो एक तरीके से मान्यता मिल गई। और इसी बीच में आनंद पटवर्धन, उनका प्लान था इस मुद्दे पर फिल्म बनाने का। तो मैं आपको बताता चलूं कि अरुंधति रॉय और आनंद पटवर्धन दोनों ने मुझे बहुत मदद किया इस फिल्म के एडिटिंग और बाद के समयों में। तो आनंद पटवर्धन आए और हमने उनको ये बोला कि भाई आप रहिए, लेकिन हम ये फिल्म दिखाएंगे और आप कुछ ना बोलिएगा। तो आनंद पटवर्धन भी जमशेदपुर आए थे और XLRI में हम लोगों ने फिल्म की स्क्रीनिंग की। फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, लोग आए आनंद पटवर्धन के नाम पर, और स्क्रीनिंग होने के बाद अगले दिन अखबारों में छप गया कि ये फिल्म की स्क्रीनिंग हो गई। तो एक तरीके से एक इंटरनेशनल लेवल पर फिल्म की मान्यता हुई और दूसरी बार हम आराम से जमशेदपुर जैसे शहर में फिल्म को स्क्रीन कर पाए। तो प्रशासन इसके आगे ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। और खुशी की बात ये रही कि ये फिल्म पहली बार टोक्यो में, जो एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल है अर्थ विजन, उसमें सेलेक्ट हुआ। और मार्च में उस फरवरी 29 तारीख, 28 और 29 तारीख को स्क्रीनिंग थी। मगर वहां पर भी एक मुद्दा था कि जो एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल था उसको सपोर्ट करते थे टोक्यो इलेक्ट्रिक कंपनी, जो जिनका फुकुशिमा पर में जो दुर्घटना हुई थी, वो उन्हीं कंपनी का वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन था। तो वो नहीं चाहते थे कि इस फिल्म के बारे में ज्यादा शोर मचाया जाए, बस फिल्म फेस्टिवल में हो और चली जाए। तो हमारे कुछ साथी थे जो पोखरन से एक यात्रा निकली थी बनारस के लिए। उस यात्रा में मैं फिल्म दिखाते हुए संदीप पांडे, जिनको मैग्सेसे अवार्ड मिला था, मैं उनके साथ यात्रा में जयपुर और कुछ कुछ इलाकों में गया और वहां पर फिल्में दिखा रहा था। वहां एक जापानीज बंदा मिला, उस बंदे ने मेरी फिल्म ली और वो टोक्यो में इस फिल्म फेस्टिवल के अंदर में डाल दिया और मेरी फिल्म सेलेक्ट हो गई। तो वो बंदा चाह रहा था कि मेरे साथ में जादूगोड़ा के भी लोग आए, और मैं भी चाह रहा था कि फिल्म के साथ में जो हमारे साथी हैं जो सही में संघर्ष कर रहे हैं वो भी साथ में जाए। तो फिल्म फेस्टिवल वालों को पता चला तो उन्होंने बोला नहीं, हम आपको नहीं अलाउ करेंगे। तो ये मुश्किल था कि मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। फिर फाइनली ये हुआ कि वो उन्होंने उनको कहा कि आप एक्टिविस्ट को नहीं लाएंगे, सिर्फ फिल्म मेकर आएगा। फिल्म मेकर आएगा, फिल्म दिखाई गई और फिल्म को बेस्ट अवार्ड मिल गया। और मैं रातों रात जापान के फ्रंट पेज पर था, क्योंकि एनवायरनमेंट का मुद्दा था और वो न्यूक्लियर इश्यूज पे था। मगर क्या हुआ कि उन्होंने ये बोला कि मैं जापान में थोड़े दिन और रह सकता हूं, लेकिन आप कहीं पर भी स्क्रीनिंग नहीं करेंगे इस फिल्म के साथ में। मैं आपको इसलिए ये कहानी बता रहा हूं कि आप ये सोचेंगे कि आखिर एक फिल्म मेकर एक्टिविस्ट क्यों बन जाता है। मेरा इरादा एक्टिविस्ट बनने का बिल्कुल नहीं था। मुझे फिल्म बनाना था, उसी तरीके से मुझे फिल्म डायरेक्टर भी नहीं बनना था, एक अलग कहानी है, फिर कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। मुझे कैमरामैन बनना था, मगर एक घटना घट गई तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे डायरेक्टर बन के मुझे फिल्म जो मैं बनाना चाहता हूँ वो मैं बनाऊंगा, क्यों मैं किसी और के लिए काम करूं। उसी तरीके से ये जब फिल्म स्क्रीन हुई और जापान में मुझे अवार्ड मिल गया, उसके बाद अलग अलग शहरों में जो जापानीज फ्रेंड थे वो फिल्म की स्क्रीनिंग कराना चाहते थे। तो फिल्म फेस्टिवल वालों ने लिखवाया कि मैं किसी भी फिल्म स्क्रीनिंग में फिजिकली नहीं रहूंगा। लेकिन इंडिया से एक लेटर गया कि ये बंदा जो है इसने फिल्म नहीं बनाया है, और ये सिर्फ कैमरामैन है, ये झूठ बोलता है, ये 3 साल तक वहां गया नहीं, रहा नहीं। तो मुझे ये समझ में आया कि हाँ, जो एनजीओ का जो दादागिरी है या जो जमींदारी है, उसने मुझे बहुत हर्ट किया। ये तो सारी कहानी फेस्टिवल वालों को पता थी और वहां के साथियों को पता थी, तो उनको पता चल रहा था। तो इसने फिर मुझे प्रेरित किया कि मैं जरा आंदोलनों के अंदर में जाकर के देखूं और समझूं कि आखिर ये क्या चीजें हैं। एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि आपने ये बहुत जो एक बात जो जिस बिंदु पर आपने पकड़ा है वो ये कि सत्ता का एक चरित्र ये भी होता है, जो साथी लोग होते हैं वो जो अपोजिशन स्पेस होते हैं उसको भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और कई बार ये काम जो है वो अल्टरनेटिव मीडिया या जो वैकल्पिक संगठन जो संघर्ष कर रहे हैं उनके मध्य घुसपैठ करके भी ये हासिल की जाती है, और वो कई बार वो ब्लैक शिप्स हमारे सामने आते हैं।
जी, क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन तो बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। ये स्टेट के साथ में जो विकल्प में भी जो लोग खड़े होते हैं वो कौन लोग हैं, वो किनको रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक बड़ा बड़ा सवाल है कि आप किस हैसियत से किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, ये भी लुकस हमें टेंडाई का जी। और अभी अभी टेक्निकल मामला हो जाता है जो संजोग से वो पीआईएल की वजह से वो हल हुआ, वरना पहले तो इसी मुद्दे पे ये बातें खारिज की जाती थी कि आप क्यों उठा रहे हैं इसको, आपकी जी क्या स्थिति। जी। तो ये मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है, क्योंकि जब आप एक मूक जनता जो कुछ बोलती नहीं है, उस जनता का रिप्रेजेंटेशन आप कहीं पर भी जाके कर सकते हैं, और खासतौर से विदेशों में जहां पर के लोगों को पता ही नहीं है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो एक अलग ही कहानी है जो हमें नहीं जाना चाहिए, आज का मुद्दा नहीं है। मगर मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये जो संघर्ष हमें दिखते हैं वो इतने सिंपल नहीं है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मल्टी लेयर्ड है, और उसको लोगों ने नहीं समझा है। ना सत्ता पक्ष ने, तो मैंने कहा कि वो जान करके नहीं नहीं करते हैं वो, और दूसरी तरफ में जो जानते हैं उनके भी अपने अंतर विरोध होते हैं। इन अंतर विरोधों के बीच में काम करना बहुत मुश्किल है, और खासतौर से इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म, क्योंकि फिल्म मेकिंग बहुत महंगा है, बहुत ही महंगा मीडियम है कि अगर आप समय लगाएं, बनाने के बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और कोई सपोर्ट नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास का कोई सोशल कैपिटल ना हो, तब तक आप कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, मुझे याद है कि मेरे कुछ जो मित्र जो इस क्षेत्र से हैं, उनसे जब कई मुद्दों पे बात होती तो पहला सवाल उनका यही होता है कि इसमें पैसा कौन लगाएगा और बिल्कुल। पैसा कैसे आएगा, और बात वहीं खत्म हो जाती है। देखिए, तो ऐसा भी है कि जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होते हैं, तो बिट हाँ, होते हैं सब लोगों के, जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हिस्से होते हैं जिन हिस्सों पर कुछ पैसा होता है और मेन स्ट्रीम मीडिया जर्नलिस्ट नहीं लगा पाता। ये पुराने जमाने की बात कह रहा हूँ, अभी की हाँ, बात मैं वो नहीं कह रहा। नहीं, ये भी एक चरित्र है कि जो सत्ता मोनोपोली और स्पेशलाइजेशन से बहुत डरती है। मीडिया संस्थानों में ये भी एक कैरेक्टर आप देखेंगे कि वो आपको स्पेशलाइज नहीं होने देती है। खैर, मैं इसको हम लोग आगे बढ़ाते हाँ, हैं जी जी कि जी। झारखंड में एक पुराने अनुभवों की वजह से और संघर्ष की वजह से एक वो दरार रही है, जो चाहे वो 1857 में जो उलगुलान और दीकू कह के जो एक अविश्वास रहा है आदिवासी बनाम गैर आदिवासी का, और उसको कई पार्टियां जो है वो राजनीतिक पूंजी की तरह जिंदा रखना चाहती है। और इससे जो लोग एक्टिविस्ट हैं या जो सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, कई बार उनको इस बाधा को पार करने में मुश्किलें आती है। उसमें भाषा का सवाल होता है, उसमें जो पहचान का सवाल होता है, क्योंकि कई बार आसान राजनीति जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी होती है, पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस होती है। तो ये कितनी राह मुश्किल करती है सामाजिक कार्यकर्ताओं की। कि मुझे लगता है कि भारत ही क्यों, मैंने जितना भी, मैं तकरीबन 10-12 देश घूम चुका हूँ फिल्मों के साथ में, और खासतौर से यूरेनियम के मसले पे मैं तीन तीन देशों में जाकर के फिल्में बनाई हैं, अमेरिका के साउथ वेस्ट में, फिर अफ्रीका माली में, और मिडिल ईस्ट में जॉर्डन में। तो मैंने यही पाया है कि आदिवासी जो हैं वो हरदम सत्ता के साथ संघर्ष में ही दिखते हैं, पूरी दुनिया का इतिहास यही दिखता है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अफसोस की बात, या अब कैसे बोले, संयोग की बात यह है कि आदिवासी जहां बैठे हैं उनके पैरों के नीचे में अथाह संपत्ति है, चाहे वो कोयला समझ लीजिए, लोहा समझ लीजिए, यूरेनियम समझ लीजिए, मैग्नीशियम समझ लीजिए। अब बाहर के लोगों को आदिवासी नहीं चाहिए, वहां का नीचे का सोना, लोहा, कोयला चाहिए। तो उससे लड़ने के लिए आदिवासी हम सबसे आगे आ जाते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि रूलिंग क्लास की कोई दुश्मनी है कि वो आदिवासियों को जाकर के हंटिंग करे। एक जमाना था जो गोरे लोग जब गए, स्पेनिश और पुर्तगीज और इवन एंग्लो सेक्शंस भी जब गए हैं कॉलोनाइज करने के लिए 17वीं 18वीं शताब्दी में, तो उन्होंने मारा है, उनको सब ह्यूमन बनाया है। सब ह्यूमन समझ करके, जैसे जानवर आप मार सकते हैं उस तरीके से आप आदिवासी भी मार सकते हैं, और उनके स्कैल्प यानी उनका जो सर का हिस्सा है, हाँ। इसको आप दे करके आप डॉलर ले सकते थे कि मैंने इतने आदिवासी मारे हैं। ये अमेरिका की बात है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही हुआ है। वो फ्लोरा एंड फोना जो एक्ट था वो 50s 60s 70s में जाके खत्म हुआ है, वरना वो आदिवासियों को सब ह्यूमन मानते थे। ये तो चला है। लेकिन भारत के अंदर में मैं अगर देखूं तो भारत का जो शासक वर्ग है वो, उसकी कोई दुश्मनी नहीं है आदिवासियों से। उनकी दुश्मनी इसलिए है कि वो रिसोर्सेज निकालने नहीं दे रहा है। तो वो लगता है ये बर्डन है, इनको बुलडोजर से हटा दो और नीचे से सारा कोयला रिसोर्स निकाल करके आप उनको आगे बढ़ जाओ तथाकथित विकास के ऊपर में। आदिवासी जो है वो उनका जीवन जंगल से है, पर्यावरण से है, प्रकृति के साथ सहचर्य के साथ में है, और पिछले हजारों लाखों सालों से वो जी रहे हैं। उन्होंने अपने तरीके की जीवन जीने की जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उससे वो बाहर नहीं निकल सकते। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर में आदिवासी जब विरोध करते हैं तो आप उनको कभी बोलते हो कि ये कोल है, भील है, रामायण के युग में ताड़काबद्ध हो रहा है और राम जा रहे हैं और ऋषियों के यज्ञ को खत्म करने वाला राक्षसों को मारने के लिए इंद्र वरुण जैसे देवता आ जाते हैं। फिर आगे जाकर के असुर बता देते हैं आप, फिर उसके आगे जाते हैं तो आप इनको नक्सल बताते हैं। तो अभी नक्सल हो रहा है, कल के दिन में अर्बन नक्सल, पता नहीं क्या क्या नाम आएगा। मगर मुद्दा यही है कि रिसोर्स के ऊपर में कंट्रोल लेना है, और ये पूरी दुनिया में एक जैसा है। और भारत के अंदर में इसलिए ज्यादा मुखर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है, और गरीबी की वजह से जो कन्फ्रंटेशन है वो बहुत तीखा है। जबकि अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे जगहों पर ये दूसरे तरीके से है। वहां पर की आबादी उतनी मुखर नहीं है, उनकी उतनी आबादी बची ही नहीं है। तो इसलिए हमें भारत के अंदर में या तीसरी दुनिया में जहां आबादी आदिवासियों की ज्यादा है, हमें वो सारी विसंगतियां दिखती हैं। और आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस है अगर भारत में कहीं पर भी जो दिख रहा है शासक वर्ग को, वो आदिवासी इलाकों में ही दिख रहा है, चाहे वो बस्तर का इलाका हो चाहे झारखंड का इलाका हो। पता नहीं आपके सवाल कई बार इसमें बहुत घालमेल भी दिखती, क्योंकि कई बार जो नक्सल इलाकों में जो खनिज पदार्थों की जो अवैध खनन होता है, और ये काम बगैर तकनीकी दक्षता के, बगैर तकनीकी जानकारी के हो नहीं सकता, और ये सारा का सारा आदिवासियों के माथे डाल दिया जाता है कि वो नक्सल इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये एक वैकल्पिक कथा चलती है, और इसके दौरान जो है वो एक समानांतर जो ब्लैक इकोनॉमी चलती है, और हर जगह, चाहे वो कोयला के खदान हो, चाहे वो अभी पन्ना की खुदाई की बात हो, या कुंदेर कोचा में सोना की बात हो, तो ये एक समानांतर ये चलती है। तो ये जो चीजें हैं ये किस वजह से संभव हो रहा है, और इसका क्यों लोग इसको नहीं पकड़ पा रहे हैं या रोक क्यों नहीं पा रहे, जबकि आज सत्ता उन्हीं दलों के पास में है जो इनकी हकों की हिफाजत करने के नाम पे सत्ता में आए। देखिए, मैं आदिवासी नहीं हूं, इसीलिए मैं उनके बिहाफ में नहीं कुछ कह सकता हूं। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है वो सही भी हो, और बहुत सारे लोग मेरी इस ऑब्जर्वेशन से असहमत भी हो सकते हैं। मैं एक दो एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। देखिए, जब अंग्रेजों ने जमींदारी सेटलमेंट एक्ट लगा करके जमीनों को टैक्स लगाना शुरू किया, और उसके बाद फॉरेस्ट एक्ट बना करके जंगलों से आदिवासियों और लोगों को बाहर निकालना शुरू किया, और उसके बाद माइनिंग शुरू हुई, तो जो आदिवासी थे उन्होंने जमीन खोया और वो लैंडलेस लेबर बन गए। और उसी वक्त असम के चाय बागानों में एक लेबर की जरूरत हुई, तो उन्होंने यहाँ के लेबर को वहां पर शिफ्ट कर दिया। यानी आप एक चीप लेबर
हाँ, और वो आपने कहानी जो है कम लोगों को पता है। धांगर के नाम से जाने जाते थे, एजेंट होते थे और तो कई बार मगर उनको धोखे से ले जाते थे। यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो एजेंट थे वो बाहरी लोग नहीं थे, उन्हीं के समाज के लोग थे। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो गांव गांव से, इवन छत्तीसगढ़ का जो झारखंडी इलाका है, उड़ीसा का या बंगाल का जो झारखंड का इलाका है जहां पर झारखंडी आबादी रहती है, आदिवासी आबादी रहती है, वहां से गांव से लोगों को निकाल के लाने वाले एजेंट कोई और नहीं थे, वहीं के लोग थे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? अभी आप देख लीजिए, झारखंड से एक बहुत बड़ी संख्या में डोमेस्टिक वर्कर जा रही हैं और दिल्ली। ट्रैफिकिंग का भयानक स्थिति है। और अगर आप देखेंगे इसके अंदर में, तो बहुत सारे लोग उसी समुदाय के लोग हैं जो एजेंट बन करके आगे निकल रहे हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो मार्क्स ने जो बोला था कि सारी चीजों के अंदर का जो बुनियादी बात जो है, जो इकोनॉमिक बेस है, वही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो जब आप उसके पूरे चेतना को, उसके पूरे पर्यावरण को, उसके पूरे जीवन जीने के तरीके को आप तहस नहस कर देंगे, हाँ, तब आप उसको, उसके पास कुछ बचेगा नहीं। ये जो मिथ में या एक पुराने ग्लोरी में आप कितने दिन तक जिएंगे? आपको जीवन जीने के लिए रोटी चाहिए। आप आज के जो डिजिटल एज में अगर झारखंड का कोई एक आदिवासी रांची शहर में भी आ जाए और दिल्ली भी चला जाए, वो क्या काम करेगा? उसके लिए कोई काम है क्या इस डिजिटल एज में? क्या वो हमारे जैसा लाइव आ सकता है? नहीं आ सकता। तो वो क्या काम करेगा? अपने ही लोगों को वो सताएगा, उन्हीं लोगों से जो सस्ता तरीका होगा वो निकलेगा। यही सारी चीजें पिछले हजारों सालों से हो रही। जब भी उन्हीं के बीच में से कोई ना कोई एक आदमी निकल रहा है जो वहां एक तरीके से कह लीजिए जयचंद बन रहा है और वही लोगों को अंदर लेकर के जा रहा है। तो हमें ये लग रहा है हम फिर उसको विलेन बना सकते हैं, तो नहीं। उसके विलेन बनने के पीछे में, जयचंद बनने के पीछे में ये पूरा सिस्टम है, जिस सिस्टम ने उसको इस तरीके से बनाया है कि जो ये विरोध का जो पूरा का पूरा एक ताकत बन सकता था। और लेफ्ट के लोग, जो अंडरग्राउंड के लोग थे, उन्होंने एक तरफ से कोशिश भी की, मगर उनका अलग ही एजेंडा था। और अल्टीमेटली उन्होंने एक ऐसे जगह पर लाके खड़ा कर दिया जहां हिंसा को लेकर के आए और आदिवासियों को बोला कि आप हिंसक प्रतिरोध करिए, जबकि सत्ता से बड़ा हिंसक तो कोई हो ही नहीं सकता है। और तो ये ऐसी, सत्ता के लिए बहुत आसान होता है कि कोई आंदोलन अगर हिंसक हो गया तो उनको जी दमन करने में बहुत सहूलियत होती है, उनके पास तर्क होते हैं। जी तो जी, इसीलिए कई बार सत्ता चाहती है कि आप हिंसक हो। बिल्कुल, वो बिल्कुल चाहती है कि हिंसा हो। जी ये बात हम लोग काफी इन मुद्दों पे चल रही थी। एक बार मैं दोबारा आपको सिनेमा पे खींच कर लाना चाहता हूँ। जी जी आपकी जी एक फिल्म है आरोपित पहचान, जो मुसहर समुदाय पे आपने बनाई है। जी 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 और आपने ये फिल्म तब बनाई थी जब दशरथ माझी के ऊपर फिल्म नहीं बनी थी, जो माउंटेन मैन करके थी। तो जी ये जो दो, एक फिल्म जो कॉमर्शियल इस पे आ रही है और एक जो आपने बनाया, ये जी इस द्वंद को आप कैसे देखते हैं? जब आपने मुसहर समुदाय पे, आज काफी लोग मुसहर समुदाय को लेकर काम कर रहे हैं, किताबें आ गई हैं, पर आप जिस दौर में काम कर रहे हैं या आपने जिस उस समय उतने लोग मुसहर समुदाय पे काम नहीं कर रहे, तो अ, कैसे आपको सूझा? जी दरअसल वो फिल्म जो थी वो एक कोई पत्रिका है, देशकाल या कुछ ऐसा हाँ, था उनके। देशकाल, संजय कुमार संजय हैं, जी देशकाल सोसाइटी है, और जी जी उन्होंने जी ही सबसे पहले मुसहर पे काम शुरू किया था, जी गया जी से उन्होंने शुरू किया। जी, तो उन्होंने ही मुझे अपॉइंट किया, क्योंकि उनके जो पुराने वाले फिल्म मेकर थे वो नहीं, वो उनका कुछ मतभेद हो गया, तो जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बोला कि आप जाके फिल्म बनाइए। तो मैं गया जहानाबाद नवादा के इलाके में। मैं पहली बार गया बिहार में और जाकर के वहां पर फिल्म कर रहा था, और ये मेरे लिए यूनिक अनुभव था। मैं दशरथ माझी को लगातार फॉलो कर रहा था, तो मेरे पास 7 या 8 दिन का समय था कि मैं उस इलाके में रह करके शूट करूं। तो मैं उनको जब भी पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो पता चल रहा था उस गांव में है। जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि वो आगे निकल गए। तो उनके जो निकटतम सहयोगी थे, मैंने उनको, उनके थ्रू दशरथ माझी को समझने की कोशिश की। और चूंकि वो संजय जी की फिल्म थी और संजय जी अपने तरीके से उसको बनाना चाह रहे थे, तो मैं उस पर डायरेक्टर नहीं था। डायरेक्टर वो खुद है, अगर आप उस फिल्म का क्रेडिट देखेंगे तो उन्होंने जितना स्पेस दिया मुझे, उसमें मैंने ये पाया कि
जो आग है, जो दलित दलित समुदाय, जो हाशिए पे जो लोग हैं, उनके अंदर जो ज्वाला है, उसके लिए भारतीय समाज के अंदर में कभी भी जगह नहीं, कोई जगह नहीं मिली है। और उन्होंने जो सिंबल चूज किए हैं, उनकी जो रामायण है, जैसा मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, वो सबरी को अपना नेता मानते हैं, और उसमें वो कहते हैं कि अगर सबरी नहीं होती, सबरी अगर नहीं चाहती, तो तुम्हारा राम आज भगवान नहीं होता। कैसे? तो देखो, सबरी का जूठा राम ने खाया तो वो अमर हो गया। लक्ष्मण जो था वो नखरा कर रहा था, उसने मेरा जूठा बैर को फेंक दिया था, और वो मर गया जब उसको मेघनाथ ने मारा, तो वही जूठा बैर जो फेंका था, वही जड़ी जब वो दोबारा जाके खाया, तब जाकर के वो जीत पाया। मतलब दिक्कत ये है कि जो हम बिंब बना रहे हैं, वो इस तरीके का जो हमारे पास भारत के इमेजिनेशन के अंदर में, उन्हीं इमेजिन्ड एरियाज के अंदर से ही आपको कुछ बिंब चुनने पड़ते हैं। दशरथ मांझी के जो कविताएं थी, जो मैंने रिकॉर्ड की, जो मुझे बाद में मिली, उसमें तो अगर आप काम करें, देखें, तो आप हैरान हो जाएंगे। वो पूरे के पूरे जो ब्राह्मणवाद है, उसको वो तहस नहस कर देते हैं। वो जो कविताएं बोलते हैं, जो दोहे बोलते हैं, उन दोहों के अंदर में हैरान कर देने वाली बात है। वो कहते हैं कि तुम क्यों पूजा करते हो, ये इस तरीके पूजा करने से तुम्हारा कैसे कोई देवता फ्री हो सकता है, कैसे तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। वो अभी मुझे याद नहीं है, वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, और शायद संजय जी के पास पड़ा हुआ होगा, अगर वो चाहे तो उसके ऊपर में और से काम कर सकते हैं। मगर मैंने वो जो छटपटाहट देखी, फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि किस तरीके से लोगों को गुलाम बना के रखने के लिए किस तरीके से मिथ गढ़े गए, और उन मिथों के आधार पर किस तरीके से किसी एक समाज को आप गुलाम बना के रख सकते हो। तो भाई, आप सुअर क्यों पालते हो? हाँ, फिर उनका वो जो एक ऐसी कहावत कि आपको न मरा हुआ मांस खाना है, न जिंदा मांस खाना है, आपको जो गरम मांस खाना है, लेकिन ना वो जिंदा हो ना मरा हुआ हो। तो ये था कि वो गाय का जो बच्चा देने के बाद में जो सामान बच जाता है, सामान, उसको वो खाए थे, इसलिए वो पाप हो गया। और वो फिर उन्होंने उसको फेंक दिया तो उसमें से केला निकल गया। पर इस तरीके के जो मिथ थे उनके, वो मुझे ये समझ में आया कि किसी समुदाय को आप किस तरीके से गुलाम बना करके रख सकते हो। और उसके अंदर में जो छटपटाहट है, जो दशरथ मांझी को दशरथ मांझी बनाती है कि हिमालय जैसे पहाड़ को वो तोड़ने की इच्छा रखता है, ये उसका गुस्सा है। ये जातिवादी भारतीय समाज के प्रति उसका गुस्सा है, जो वो दिखाता है कि मैं तोड़ूंगा, असंभव काम करूंगा। और मुझे नहीं लगता कि जो फिल्म बनी है उसने कहीं से भी न्याय किया है, हुआ है। मगर जितना मैं जानता हूं, फिल्म ने उस विराट चरित्र के ऊपर में कहीं से भी न्याय नहीं किया, ऐसा मेरा मानना है। मेरे से असहमत हो सकते। मतलब ये कि जैसे कई बार जो है बाजार कथाओं को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेता है। वो अगर त्रासदी भी होती है तो उसकी वो जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो ट्रीटमेंट उनकी वो जो होती है, वो एक उत्सव धर्मिता की तरह होती है। वो बाजार अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करके उसमें रोमांच और वो सारी चीजें डाल करके। आजकल नए नए तकनीक पहलू आ रहे हैं, जो जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उस पर जो जामताड़ा जैसी फिल्में आई हैं, जो वहां की पीड़ा को दिखाई है, ये कितनी संभावना खोलती है? हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि दर्शकों के भी सवाल चाहिए। हाँ, देखिए, मुद्दे इतने हैं कि शायद इतने कम समय में समेट पाना बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि संभावनाएं बहुत हैं, मगर हमारे पास ट्रैप भी बहुत ज्यादा है। हम बंद कमरों में जब हम फिल्म देखते हैं, यानी एक अंधेरे कमरे में जब हम सिनेमा देखते हैं, तो हम 500 लोग, 400 लोगों की सामूहिक अभिव्यक्ति होती है, जो लार्जर देन लाइफ, जो स्क्रीन पे जो चीजें दिखती हैं, कोई हीरोइन नाच रही होती है, हमारे अंदर का लस्ट, हमारे अंदर का जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, वो सब कुछ पर्दे पे दिखता है, और उसको एक सामूहिक अभिव्यक्ति मिलती है, जब क्योंकि आप औरत मर्द 50, 100, 200 लोग मिलके देखते हैं। अभी का जो इंटरैक्टिव मीडियम आया है, जिसमें पबजी है, जिसमें आप वो जो कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ जो चीज है, उसमें दर्शक जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वो जब गोली चला कर किसी को मारता है, तो उसको लगता है कि मैं मार रहा हूं। जबकि सलमान खान हो या हीरोइन में जो भी हो, उनको देख के हमें लगता था कि नहीं, हम भी उसी तरीके के हैं, तो हमने
हम उनके जैसा बाल बना ले, उनके जैसा कपड़ा पहन ले तो हमें लगे कि हाँ हम हीरो बन गए। लेकिन आज जो मुद्दा है, अभी का जो हालत है उसके अंदर में हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट ट्रुथ एरा के अंदर में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसको समझ पाना आज के नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है। और खासतौर से मैं बिहार के लिए बोलूंगा कि जिस तरीके से भोजपुरी में अश्लील गाने ही बढ़ते चले गए हैं, और उसने जिस तरीके से जो बिहार का जो गुस्सा है, बिहार का जो आक्रोश है, उसको एक गलत ही डायरेक्शन की तरफ में लेके गया। अब देखिए उनके यूट्यूब को लाखों लाख मिल रहे हैं हिट, मगर शुक्र है कि झारखंड के अंदर में उतना उस तरीके का की सांस्कृतिक परंपरा नहीं है। यहाँ पर भी जो लोग हैं वो अपने मुद्दों को पे ही गाने बना रहे हैं और परंपरा के ऊपर नहीं काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कह रहे हैं लोगों के सवाल ले लिए जाए। ये जिस जो आदिवासी मुद्दों पे जो पहले फिल्में बनती रही हैं, जो बंगाली सिनेमा या और लोग जो बनाते रहे, उनकी सेंसिबिलिटी और जो आज जो बन रही है फिल्में, जो एक ढंग से जो पहले जो फिल्में थी उनमें वो एक स्पेस था आदिवासी समाज को, और उनका ट्रीटमेंट भी एक पॉजिटिव होता था। और आज जो वो स्पेस घटता जा रहा है, और हीरो का भी कैरेक्टर बदल रहा है। हीरो अब सामान्य पृष्ठभूमि से नहीं आता है, वो सीधा ही पैराट्रूप होता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय जो दर्शक है उसके हिसाब से गाने होते हैं, और कई बार जबरदस्ती भी लगता है। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं आपको ये बताऊं कि मीडियम कोई भी हो, बनाने वाला तो इंसान ही है ना। तो जो आदमी लिख रहा है, जो प्रिंट में लिख रहा है, जो अखबारों में लिख रहा है, उन्हीं घरों के बच्चे सिनेमा में बना रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि वो जातिवादी नहीं होगा, या उसके अंदर कास्ट का, क्लास का, या रेस का, या धर्म का पूर्वाग्रह नहीं होगा। होगा तो वही। प्रॉब्लम सिनेमा के साथ में ये है कि ये बहुत ही मनी इंटेंसिव है, इसमें पैसा बहुत लगता है। पैसा लगा लेने के बाद में इसका पैसा रिटर्न आना सबसे बड़ी जरूरत है। अगर रिटर्न नहीं हुआ, आपने बहुत ही आदर्शवादी फिल्में बनाई और वो पैसा नहीं आया, तो अगली फिल्म में आप बर्बाद हो गए। तो राज कपूर की तरह हो जाएंगे, शैलेंद्र की तरह हो जाएंगे। जी जी, वो जो उन्होंने मेरा नाम जोकर बनाया, जब वो पिट गई तो उन्होंने बॉबी बनाया। फिर राम तेरी गंगा मैली बनाई, जिसमें मंदाकिनी को उन्होंने पूरा किस तरीके से किया आपको पता ही है। तो ये मीडियम की अपनी एक विसंगति भी है। ये बहुत पावरफुल मीडियम है, इसीलिए सत्ता जो है वो इसको कंट्रोल करके रखना चाहती है। अभी आप देख ही रहे होंगे कि जिस तरीके का मीडिया सेल अभी हमारा सत्ता वर्ग है वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है इसको, हमारे दिमागों को जिस तरीके से कंट्रोल कर रहा है। तो पुराने जमाने के अंदर में बहुत संवेदनशील लोग थे, जैसे इवन सत्यजीत रे की भी फिल्में अगर आप देख लीजिए, वो उनकी बहुत इज्जत है, और वो उनका नाम पूरी दुनिया में है। लेकिन अगर आप उनकी फिल्में अगर आप देखिए, जो अरानेर दिने राती, उसके अंदर में भी वो जो ट्राइबल को जिस तरीके से डिपिक्ट करते हैं, और जो डायलॉग्स हैं उसको देख करके आपको लगेगा कि ये कैसा हो रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब आदिवासी जब खुद से फिल्में बनाएंगे तो वो क्रिटिक करेंगे कि जो फिल्में बनाई गई, हाँ, जिसमें झिंगा लाला से लेकर के इस तरीके का जो आदिवासियों को आदिवासी को ऐसा दिखाएंगे कि वो एक बहुत कम कपड़े में और बहुत वो जानवर जैसे बिल्कुल नजदीक ही वैसा ही नृत्य, उसमें कोई लय नहीं होगा, और वो बिल्कुल हीरो के एक सब सर्विएंट होगा। ये हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके लोग, अब मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये होता है आज के समय में कि हमारे बहुत सारे आदिवासी फिल्म मेकर जो है, जो यंग है, निरंजन है, स्नेहा है, नहीं ये फिल्म मेकर की बात मैं कह रहा हूँ, दिव्या हासदा है, ये सारे लोग ये फिल्म मेकर है, इन्होंने दिखाई है, इनकी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। ये अपनी कहानी खुद से बोल सकते हैं। झारखंड आदिवासियों का राज्य है, मगर यहाँ पर उसके बारे में सोचने समझने की कोई चिंतन ही नहीं। और मुझे हैरानी होती है कि अभी जो नेतृत्व है, जो सरकार बनी है, वो आदिवासी वोट पर बनी है। मगर उनको ये पता होना चाहिए कि कल्चरल मुद्दे को रख करके ही आप अपनी राजनीति कर सकते हैं। जो करना है, पैसा बनाना है, वोट बैंक बनाना है, बनाइए, मगर आप कल्चर को नहीं पकड़ेंगे आप, तो आपका वोट बैंक नहीं चलने वाला है, आपके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे। मगर उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। हाँ, आपने सही कहा कि जो ये पोस्ट मॉडर्निज्म एज में
जो सिमियोटिक कैपिटल जो है, जो सिंबल्स हैं आपको, उसको कोई दूसरा कैप्चर नहीं करे, इसके लिए आप को पुरजोर कोशिश करनी होती है, खास करके जो नेतृत्व है उसके। और जो ये युवा नेतृत्व है हेमंत सोरेन का, इससे कई लोगों को बहुत आशा भी बनती है कि कम से कम इसमें जो पुराने पूर्वाग्रह नहीं होंगे और ये फ्रेश तरीके से सोचेगा। खैर, जी बहुत सारी जो माने लड़ाइयाँ हैं वो अधूरी रह गई है, और आगे जिसमें वो आदिवासियों की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है और उन नॉलेज को पाठ्यक्रमों तक जाने की बात है या अगली पीढ़ी तक जाने की बात है, क्योंकि ये चीजें जब रुक जाती है तो अगली पीढ़ी को उनके बारे में पता नहीं होता, वो उसको सेंसिबिलिटी नहीं पता होती उनको। जो उनकी बायोडाइवर्सिटी जो है उसकी कल्चरल कैपिटल या बायोडाइवर्सिटी कैपिटल का महत्व वो नहीं समझते। जी। देखिए आप जी इस जी बोलिए। लड़ाइयों में आप अपने आप को कैसा महसूस करते, क्या आपकी भावना है यहाँ से आगे? देखिए मैं मेरा और इस माध्यम के ऊपर में लव एंड हेट का मुद्दा है। मैं इस माध्यम से घृणा भी करता हूँ और इस माध्यम को बहुत बेतहाब प्यार भी करता हूँ। घृणा इसलिए करता हूँ कि ये मीडियम में अच्छी फिल्म बना करके भी रखूं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और इसका इससे पैसा वापस नहीं आता कि आप कंटिन्यू कर पाए। और दूसरी बात यह है कि एक पिछले 25-30 सालों से जो काम किया है उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कोई नए लोग उभर कर आ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको जीवन जीने के लिए पैसे चाहिए। वो पैसा संस्थागत तरीके से आ रहा है, वो संस्थागत कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ जितने भी सरकारी संस्थान हैं वो, या जो एनजीओ के नाम पे जो पैसे आ रहे हैं वो, या यहाँ पर जो सीएसआर के जो पैसे हैं वो पैसा प्रॉपर जगह पे नहीं जा रहा है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी जो है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लेकर के गांव-गांव में घुस रही है और गांव-गांव में दिखा रही है। अब आप सोचिए, झारखंड के अंदर में पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की शुरुआत हम लोगों ने की। डॉक्यूमेंट्री फिल्मों ने एक पहचान बनाई आदिवासी संघर्षों के बारे में, जल जंगल जमीन के बारे में। पूरे देश के अंदर में वो कहीं नहीं जा रही है, वो इसी आदिवासी इलाकों के अंदर में वो जो बड़ी कंपनी है वो कंपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्में लेकर के जा रही है। और किनको बुला रही है? तो आदिवासी फिल्म मेकर्स को बुला रही है। अब हम चाह करके, मैं तो अभी आजकल संजीवर में पढ़ा रहा हूँ, सिनेमा फिल्म स्टडीज मास्टर्स में भी और ग्रेजुएशन में भी पढ़ा रहा हूँ। ये जो बच्चे फिल्में बना रहे हैं उनका कोई जगह नहीं है, तो वो वापस उसी कंपनी के पास में जा रहे हैं जिन लोगों ने गोलियां चलाई है, जो उनके जमीन जंगल लूट रहे हैं, और वही चीजें, वही उनको आपको स्पेस दे रहे हैं कि भाई हम आपको गांव के अंदर में लोगों को अवेयर करेंगे। अरे भाई, तुम ही तो प्रॉब्लम हो, यू आर द प्रॉब्लम, यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अब यही चीज जो है मुझे इस मीडियम से दूर करती है, लेकिन मैं क्या करूं, ये मीडियम इतना सम्मोहक है कि इसके बिना आप जी भी नहीं सकते। जो एक सवाल ये था कि बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में जो सिनेमा बन रहा है और बंगाल का सिनेमा, इनके बीच में किस तरीके की बात है। देखिए, बंगाल जो है, जो प्रगतिशील सोच जो है अंग्रेजों के साथ बंगालियों के पास में सबसे पहले आई। तो आप देखिएगा कि बंगाली फिल्म मेकर उन सारे मुद्दे पर पूरे भारत में फिल्म बना करके बैठे हुए हैं और उनपे तरह तरह की फिल्में हैं। वो अच्छी फिल्में हैं क्योंकि उनका रिसोर्स है, उनका एक नेटवर्क है, उनकी सेंसिबिलिटी भी है। वो नैनीताल से लेकर के कुमाऊं के इलाके में भी बना रहे हैं, झारखंड के सारे मुद्दे के ऊपर में उन्होंने ऑलरेडी फिल्में बना के रखी है। उसके मुकाबले में बिहार का अगर आप ले लीजिए तो बिहार के जो बड़े फिल्म मेकर हैं, अगर आप उनको देखिए, माफ कीजिएगा मेरे से बहुत सारे लोग बिहार के लोग नाराज हो जाएंगे, कि कक्का जी कहीन और मुंगेरी लाल के हसीन सपने ने बिहार को किस तरीके से प्रेजेंट किया। ये जो फिल्में बनाई गई, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बिहार की को और बदनामी किया ना। अब आप देखिए, बिहार से सारे लोग बहुत ही पावरफुल जगह पर है, अभी भी सत्ता में बैठे हुए हैं। हाँ, सिनेमा में है, अखबारों में है, पावर में है। भाई, किसने रोका तुमको अपना एस्थेटिक्स बनाने में? किसने रोका तुमको दशरथ मांझी के ऊपर में 2012, 13, 14, 15 में फिल्म बनाने के लिए? क्यों नहीं बनाए तुम 70 में? गंगा मैया तो पेरी चढ़ाइबों के बाद में फिल्में कहाँ चली गई? बंगाल के लोगों के अंदर में ये डिबेट डिस्कशन था और वो टॉलरेंट है, वो पढ़े लिखे हैं, वो किसी अभी जैसे देखिए, अभी रिया के खिलाफ में लगे हुए हैं, बाढ़ आ रही है, लोग मर रहे हैं,
कोरोना का मुद्दा है, ये मुद्दा नहीं है। तो यही सारी चीजें हैं। तो जो सेंसिबिलिटी है, मुझे लगता है कि पता नहीं कहाँ पर वो ऊर्जा है, जो बिहार की ऊर्जा, वो क्यों नहीं निकल के आ पा रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और लगभग उसी तरीके की कार्य संस्कृति झारखंड के अंदर में भी लोग लगाए बैठे हैं, तो इसीलिए वहां पर भी लोग रुके हुए हैं। अब इसका कैसे निकलेगा मुझे नहीं मालूम। श्री प्रकाश जी, आपने जो कहा, जब तक जो समाज जो अपनी बातें जब खुद नहीं लिखता है तो उसके जी बारे में दूसरे लोग लिखते हैं, तो वो जो बीच का जो आपकी जो बात जो है वो रह जाती है। यहाँ तक कि जो झारखंड के जो नेता रहे, उन्होंने अपने संघर्षों के बारे में भी कोई किताब पुख्ता तौर पे नहीं लिखी। एकमात्र अपवाद शैलेंद्र महतो दिखते हैं, जिन्होंने समर गाथा करके किताब लिखी। और झारखंड राज्य बनने के बाद वहां की राजनीति कैसे कैसे मोड़ों से गुजरी और कैसे कैसे जो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप ने इसकी राजनीति को प्रभावित किया, चाहे जो झारखंड के लिए जो लोग लड़े, उनको सत्ता से बेदखली का हो या उनको फिर से डिस्टेबलाइज करने का बात हो, ये सारी चीजें चली। लंबी कहानी है। आपने काफी मुद्दों पे ये प्रकाश डाला। कभी कभी निराशा भी होती है, पर मुझे आपके संघर्ष से वो एक बात याद आती है। धर्मवीर भारती की एक कविता है, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। उनकी एक कविता है, क्योंकि है सपना अभी भी, क्योंकि है सपना अभी भी, इसलिए तलवार टूटी अश्रु घायल, कोहरे डूबी दिशाएं, किंतु कायम युद्ध का संकल्प है अपना अभी भी, क्योंकि है सपना अभी भी। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपने जिस संकल्प के साथ ये यात्रा शुरू की है, बहुत जरूरी है, खास करके अगली पीढ़ी तक ये संकल्प पहुंचे और हम इस संघर्ष को करें। और आपने उन जगहों की यात्राएं की है, उन अवरोधों को पहचाना है, और आप अध्यापन के कार्य से जुड़े हुए हैं, ये और भी महत्वपूर्ण बात है कि इसके साथ हम लोग अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच रहे हैं। और एक जरूरी सूचना जो मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा, वो ये है कि 28 तारीख को हम लोग राजेंद्र यादव की स्मृति में लाइव होंगे, और इसमें हमारे साथ संजय सहाय, रचना यादव ये मेहमान होंगे, और साथ ही कथाकार संजीव और राजेंद्र यादव कथा सम्मान से सम्मानित प्रीति प्रकाश और कामेश्वर, ये दो भी हमारे साथ शामिल होंगे। तो इसके साथ ही हमको लगता है कि अगर और कोई सवाल आप ले पाए तो आप एक दो सवाल देखिए। एक सुमित जी बार बार एक सवाल आपके सामने ला रहे हैं। I remember you telling me that Net Geo is somewhere biased, but it is one of the most powerful mediums and where it is giving more importance in tribal issue. देखिए, आप आज के डेट में जिस तरीके का बाजार है, यानी आपको कुछ भी काम करना है तो आपको पैसा उसका रिटर्न चाहिए। कोई भी चैनल क्यों पैसा आपको देगा? बाजार के हिसाब से आपको काम करना है। अब जैसे डिस्कवरी और नेट जियो जैसे जो चैनल हैं, उनका कोई पॉलिटिकल पोजिशनिंग नहीं होता है। वो कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, वो बिल्कुल वैसे जैसे चीता और शेर और बंदर भालू किस तरीके से जीवन जीते हैं, उनका प्रजनन कैसे होता है, आप उस तरीके की फिल्में बनाइए और फिल्में बनाते हुए आप चले जाइए, और उसका एक मार्केट है, क्योंकि वो बहुत ही निर्दोष किस्म की फिल्म है। वो आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि आपके घर में जो एसी चल रहा है या आपके घर का जो मोज़ेक है, ये कहाँ से आ रहा है, उसका रिसोर्स कहाँ से आ रहा है, और उसके लिए कौन पे कर रहा है, इसके बारे में नेट जियो हो या डिस्कवरी जैसे चैनल हो, ये चर्चा नहीं करते। अगर आपको उस तरीके की फिल्म बनानी है, यानी आप मेन स्ट्रीम के अंदर में आप जा रहे हैं, और मेन स्ट्रीम जिस तरीके से आपको दिखाना चाहता है तो आप दिखा लीजिए। तो ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब समुदाय के अंदर से जो बच्चे निकल के आएंगे, वो अपनी बातें कहेंगे। वो हो सकता है कि अनगढ़ हो, वो उतनी अच्छी नहीं हो, वो उतना क्राफ्ट में बेहतर नहीं हो। हमें ये ध्यान रखना है कि उनको मौका मिले कि वो अपनी कहानी कहें। अब इसके अंदर में सवाल ये भी हो सकता है कि क्या स्त्रियों का मुद्दा सिर्फ स्त्रियां ही उठाएंगी?
मगर ये तो कहा जा सकता है कि भाई पहला हक तो स्त्रियों का ही है अपनी बात कहने के लिए, बाकी आप एक्सपर्ट हैं तो बाद में आके कहिए ना। तो ये जो मुद्दा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको पूरा मौका मिलना चाहिए अपने काम को करने के लिए। रश्मि जी कह रही हैं जी 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 बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल इन्होंने पूछा है और ये बहुत जरूरी है। जो स्टीरियोटाइप है और सिंगल नैरेटिव है, यानी एक तरीके की कहानी जो गढ़ दी जाती है और वो सालों साल तक, दशकों तक वही नैरेटिव बन जाता है। तो हमें ऑलवेज सिंगल नैरेटिव का विरोध करना है। हमें कोई भी अगर एक ऊपर से आकर के, पैरासूट से आकर के कोई अगर आदमी कोई एक नैरेटिव कहानी गढ़ देता है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हमें उसके मल्टीपल जो लेयर्स हैं उसको समझने की जरूरत है। मैं जो एक मेरी अभी समझ बन पड़ी है कि हम जैसे लोग जो आदिवासी इलाकों में काम करने के लिए जाते हैं, बहुत ही रोमांटिक होके काम करते हैं। रोमांटिसिज्म का मतलब है कि एक ऐसी चीजें जो वास्तविकता में नहीं हो सकती हैं, हाँ, मगर आप उस अवास्तविक चीज को पाने की जो चेष्टा करते हैं, उसमें हमें ये भी देखना है कि आदिवासी भी या जो जिस समुदाय में हम काम कर रहे हैं वो भी हमारे जैसे लोग हैं। उनके अंदर में भी उतनी कमियां हैं, उतनी ही बुराइयां हैं जितने बाकी समाजों के अंदर में है। और शायद मुझे लगता है कि जैसे प्रेमचंद की कहानियों के जो पात्र होते हैं, वो गरीब ऐसा नहीं होता कि पूर्ण रूप से सही होता है, उसमें भी खामियां होती है। ऐसे ही हम लोग को वो भी जिंदा मनुष्य है, उसकी भी कमजोरियां, उसकी भी ख्वाहिशें हैं, वो भी धोखा खा सकता है, वो भी धोखा दे सकता है, और इनके बीच हमको कैसे राह निकालनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हमें ज्यादा प्रगाढ़ प्रेम दिखा करके उन एग्जेजरेट भी नहीं करने की जरूरत है और ना ही उनको नीचा दिखाने की जरूरत है, जो अभी तक का समाज करता चला आया है। तो उनको राइट पर्सपेक्टिव पे देखना दिखाना, मुझे लगता है उनको भी पसंद आएगा और बाकी जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी पसंद आएगा कि वो किस तरीके से दिखाए जा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें सिंगल नैरेटिव जो बना दिया जाता है और बना दिया गया है, उसका हरदम विरोध करना है। उस स्टीरियोटाइप के खिलाफ में तो जाना है। और उसके लिए बेहतर ये होगा कि उस समाज में जो लोग आगे काम कर रहे हैं, जैसे जसिंता काम कर रही है, अनुज लुगुन काम कर रहे हैं और महादेव टप्पो जी काम कर रहे हैं, इस तरीके के लोग जो काम कर रहे हैं उनके कामों को देखा जाए, अप्रिशिएट किया जाए और उनको पूरा मंच दिया जाए। मुझे लगता है यही एक रास्ता है जो एक मेन स्ट्रीम नैरेटिव है उसको तोड़ने के लिए वो तोड़ा जा सकता है। उसके अलावा उनके जो अभी के वर्तमान के जो नेतृत्व हैं, जो काम कर रहे हैं, दयामणि बारला हैं, आपके सोनी सोढ़ी हैं, वो सीके जानू है केरल के अंदर में, ये इस तरीके के जो पूरे के पूरे लोग हैं जिन्होंने जीवन जिया है। वो आदर्श भगत सिंह तो गुजर गए, हमें नहीं पता, लेकिन अभी के जीवन में ये जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमें उनको सम्मान देना है। अगर हम उनको सम्मान नहीं देंगे तो वो नैरेटिव ही नहीं बनेगा, क्योंकि हम शून्य में ये कोई एकेडमिक्स में कैसे आएगा? ये एकेडमिक्स में कैसे आएगा सिर्फ प्रकाश? मतलब ये बहुत जगह ट्राइबल स्टडीज है, बहुत जगह, बहुत विश्वविद्यालयों में ट्राइबल स्टडीज है, लेकिन उनमें बहुत सी बातें जो होनी चाहिए नहीं है। रांची यूनिवर्सिटी में भी एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट पहले बहुत नामी हुआ करता था, उसमें लोग काफी नामी थे। अब वो हैसियत नहीं है रांची यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट की जो पहले कभी हुआ करती थी। तो ये जो नई चीजें जो हो रही है वो कैसे आएंगी? देखिए, मेरी समझ में ये है कि भारत की जो शिक्षा नीति है वो पूरा जो अंग्रेजों ने जिस तरीके से हमें दिया था, हम उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो जो एंथ्रोपोलॉजी है या जो सोशियोलॉजी है, अगर आप उसके अंदर में देखेंगे तो ये ब्रिटिश या जो कॉलोनियलिस्ट थे वो क्यों आए थे यहाँ पर? वो आए, उनकी भाषा सीखी, ग्रामर बनाया, लैंग्वेज के लिए अलग स्क्रिप्ट बनाया। वो क्यों बना रहे थे? वो अपने लिए, अपने एक्सप्लॉयटेशन को और कारगर बनाने के लिए बनाए थे। अगर उनकी एंथ्रोपोलॉजी, जो कॉलोनियल एंथ्रोपोलॉजी है, उसमें वो क्या कहते हैं कि ये वाली समुदाय के लोग इतने फिट लंबे हैं, इनके नाक ऐसे चौड़े हैं, इनका हाथ इतना बड़ा है और ये इस तरीके की चीजें हैं। अब हम थोड़ा हटे हैं और डीकोलोनाइज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें अपने तरीके से, देशज तरीके से समझना होगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अभी जो
ताकतें सत्ता में हैं वो ये सारी चीजें करेंगे, क्योंकि वो बहुत सुविधाजनक है। गोरे अंग्रेजों के जगह में ब्राउन अंग्रेज बैठे हुए हैं तो उनके लिए सुविधाजनक है, वो क्यों चेंज करना चाहेंगे। ये जो दलित या सबल्टन जो एस्पिरेशन आ रहे हैं, जो एक नए नैरेटिव वो बनाना चाहते हैं, वो तो नहीं उनको पसंद आएगा। तो देखिए अभी जेएनयू में क्या हो रहा है, जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, बीएचयू में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अभी तो हम बहुत ही कठिन दौर में हैं और ले दे करके फिर से वापस यही मीडियम समझ में आ रहा है कि मोबाइल ने आज हर आदमी को पत्रकार बना दिया, फिल्म मेकर बना दिया, डिस्ट्रीब्यूटर भी बना दिया है और यूट्यूब के अंदर में वो डाल करके डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है और शायद मोनिटाइजिंग होने के बाद कुछ पैसा भी मिल जा रहा है। तो यही शायद एक है जहां पर हम देख सकते हैं। काफी सार्थक चर्चा रही। ये जो नए युग में है वो हमारे पास विकल्प तो बड़े हैं, पर लेकिन ये जो एक खतरा ये है कि विकल्पों के बीच सही विकल्प क्या है ये हमें कौन बताएगा, और ये हमें इसके लिए काफी मशक्कत करके संघर्षों के बीच से ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, ताकि हम जो एक विकल्पों से जो भरमाने की भी जो कोशिश है उस धोखे से हम बच पाए। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा काफी सुंदर रही और आज के नौजवानों के लिए उपयोगी होगी, ऐसे हम आशा करें। धन्यवाद। जी, मैं आपका और स्त्री काल खासतौर से संजीव जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, वरना कौन किसकी बात सुनता है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप काफी दिलचस्प ढंग से, देखिए मैं तो झारखंड का हूँ, फिर भी आपसे मेरी उतनी जानकारी नहीं थी कि कोई आदमी रांची में रह के इतनी ये इसकी मुझे नाराजगी भी है अपने ऊपर कि इतनी सारी चीजें जानता हूँ तो फिर क्यों नहीं जानता। कि मैं श्री प्रकाश जी ऑफलाइन हो गए लगता है। जी 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 आ जी, गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। फिर कभी दोबारा बातचीत होगी। हाँ हाँ, और हम लोग साथ में कुछ काम कर सकें।